नमस्कारम। आज हम दादा भाई नारोजी के बारे में जानेंगे। दादा भाई नारोजी, जिनको याद किया जाता है द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी, उनका अभी जो 4 सितंबर अभी जो गई है, तो उनकी 200th बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया है पूरे देश के अंदर। तो आइए हम जानते हैं कौन थे दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी का जन्म 4 सितंबर 1825 को मुंबई के अंदर हुआ था, दिदन बॉम्बे। एक प्रिस्टली फारसी फैमिली के अंदर उनका जन्म हुआ था। और दादा भाई नारोजी ने जो ग्रेजुएट थी वो एल्फेंस्टाइन कॉलेज के अंदर की थी, जो कि मुंबई के अंदर ही सिचुएटेड है। और वहाँ से फिर उन्होंने क्लेयर की स्कॉलरशिप जो थी वो ली, और उसके बाद वो पहले इंडियन बने थे जो एल्फेंस्टाइन कॉलेज के अंदर प्रोफेसर लगे थे, जो वहाँ पे प्रोफेसर बने थे उसी कॉलेज के अंदर पढ़ के। कब बने थे? 1845 के अंदर वो वहाँ पे प्रोफेसर बने। उसके बाद उन्होंने वो लंदन मूव कर जाते हैं और वहाँ पे कामा एंड कॉरपोरेशन को ज्वाइन करते हैं, और उसके बाद वो वहाँ पे खुद की एक फर्म भी बनाते हैं जो कि नारोजियन कॉरपोरेशन के नाम से उन्होंने बनाई थी। उसके बाद वो वीमेन की एजुकेशन के सपोर्टर थे स्टार्टिंग से ही, और लंदन के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में उन्होंने गुजराती लैंग्वेज को है वो टीच किया था। अगर हम इंडिया के अंदर उनका पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन देखते हैं तो उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उनको 3 बार उनके प्रेसिडेंट रहे थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के। पहले जब वो थे वो 1886 के अंदर कलकत्ता के अंदर उन्होंने प्रेसिडेंट रहे थे वो आईएनसी के। उसके बाद वो 1893 के अंदर लाहौर के अंदर प्रेसिडेंट रहे, और फिर से वो 1906 के अंदर फिर उन्होंने कलकत्ता के अंदर जो है वो वहाँ पे आईएनसी के प्रेसिडेंट रहे थे। और जब वो 3rd टाइम प्रेसिडेंट थे 1906 के अंदर, उस टाइम पे उन्होंने स्वराज की जो डिमांड को है उसको डिक्लेयर किया था उनकी प्रेसिडेंसी के अंदर। दादा भाई नारोजी जो थे वो एक मॉडरेट लीडर थे। मॉडरेट लीडर को हम हिंदी में बोलेंगे उदारवादी नेता। मतलब उनका ये था कि हम जो है वो पेटिशन से मतलब कि दरखास्त एप्लीकेशंस दे करके, उनसे विनती कर करके, या फिर धरने प्रोटेस्ट कर करके हम ब्रिटिश तक अपनी डिमांड्स जो हैं जो वो पहुंचाएंगे, जो भारत के लोगों की जो दिक्कतें हैं वो उन तक पहुंचाएंगे। और वो ये सोचते थे, जो उदारवादी जो लोग थे, कि ब्रिटिश जो एम्पायर है उसको, ब्रिटिश जो शासन है उसको पता ही नहीं है इंडियंस की प्रॉब्लम का, इसी वजह से वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो अगर हम पेटिशंस के थ्रू, प्रेयर्स के थ्रू या फिर प्रोटेस्ट के थ्रू उनको तक जब अगर हम अपनी बातें पहुंचाएंगे तो वो ज़रूर हमारी बातों के ऊपर ध्यान देंगे और वो उस अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे। ये जो नीति थी ये मॉडरेट पीपल जो लोग थे उनकी थी, जो एक मॉडरेट डिवीजन थी उसकी थी। तो दादा भाई नारोजी जो हैं वो मॉडरेट, जो कांग्रेस के अंदर जो मॉडरेट लीडर थे उनसे ही बिलोंग करते हैं। दादा भाई नारोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है वो 1867 के अंदर ब्रिटिश के अंदर लंदन में बनाई थी। किस लिए? ताकि ब्रिटिश के लोगों को, जो लंदन के जो लोग हैं वहाँ पे इंडियन के जो शिकायतें हैं, इंडियंस के जो ग्रीवेंसेस हैं उनको बताया जा सके, इसके लिए ये बनाई, इसके लिए उन्होंने ये चीज़ बनाई थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। लंदन के अंदर फर्स्ट इंडियन एमपी थे जो बने थे दादा भाई नारोजी 1892 के अंदर। और वहाँ पे वो कहाँ पे बने थे? उन्होंने रिप्रेजेंट किया था फिन्सबेरी सेंट्रल को लंदन पार्लियामेंट के अंदर, और वहाँ पे उन्होंने टैक्सेशन के, एडमिनिस्ट्रेशन के और इंडियन रिप्रेजेंटेशन के जो मुद्दे थे वो उठाए थे। इंडिया के अंदर उन्होंने क्या क्या रिफॉर्म्स किए थे आइए जानते हैं उनके बारे में। वो बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेंबर रहे थे, मेंबर थे वो बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 1875 के अंदर, और फिर वो बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी वो मेंबर रहे जो कि 1885 के अंदर रहे थे वो। और उसके बाद उन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो है वो भी इस्टेब्लिश की थी। कब की थी वो? 1885 के अंदर। उन्होंने एडवोकेसी, मतलब कि वो किस चीज़ के ऊपर जोर देते थे? वो इसी चीज़ के ऊपर जोर देते थे कि इंडियंस की जो है वो रिप्रेजेंटेशन, उनकी प्रेजेंटेशन गवर्नेंस के अंदर, सर्विसेज के अंदर इक्वली होनी चाहिए जितनी कि ब्रिटिश की है। तो इस बात के ऊपर वो बार बार
जोर देते थे और इस बात को वो एडवोकेट करते थे कि इंडियन की रिप्रेजेंटेशंस 50% तो एटलीस्ट होनी ही चाहिए, बराबर होनी चाहिए ब्रिटिशर्स के। कि वॉइस थे वो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, हम मतलब कि बड़ी उन्होंने एक थ्योरी दी थी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, ये दादा भाई नारोजी ने ही दी थी, जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि कैसे इंडिया का अपना जो खुद का मनी है वो कैसे इंडिया से बाहर जा रहा है और हमारी वेल्थ का जो है वो अंग्रेज जो है वो ड्रेन कर रहे हैं, हमारी वेल्थ को हमसे दूर लेके जा रहे हैं। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो है वो दादा भाई नारोजी ने दी थी। अपनी राइटिंग्स के थ्रू, अपनी स्पीसीज के थ्रू, अपनी गैदरिंग के थ्रू वो बताते थे कि कैसे कैसे हम इंडिया का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है अंग्रेजों के द्वारा। बड़ौदा के अंदर जो बड़ौदा में 1874 के अंदर बड़ौदा जो है उस टाइम पे एक प्रोविंस होती थी, तो वहाँ पे वहाँ के महाराजा ने इनको अपना दीवान बनाया था। और किस लिए? ताकि वो वहाँ के इकोनॉमिक चीज़ों को और उसकी वहाँ की इकोनॉमी को, फाइनेंसेस को अच्छे से मैनेज कर सकें और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अपना योगदान दे सकें। लेकिन वो इस पोस्ट पे ज़्यादा टाइम तक रह नहीं पाए क्योंकि उनके और महाराजा के जो हैं वो आर्ग्यूमेंट्स हो गए थे, इस वजह से उनके डिफरेंसेस हो गए थे, तो वो फिर उन्होंने इस पोस्ट को क्या छोड़ दिया था। दादा भाई नारोजी इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज को और इक्विटेबल पॉलिसीज को जो है वो प्रमोट करते थे। उनका मानना था कि अगर हमारी खुद की इंडस्ट्री होंगी तो वो ज़्यादा बेहतर है और हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो सबको ध्यान में रखते हुए बनानी चाहिए, सबको बराबरी का हक मिलना चाहिए। तो ये जो इनके जो ये आइडियल्स थे, जिन चीज़ों को ये प्रमोट करते थे, इनसे फिर महात्मा गांधी और जो जवाहरलाल नेहरू थे वो भी बाद में इनकी पॉलिसी से इन्फ्लुएंस हुए थे और उन्होंने फिर इस चीज़ों के ऊपर अपना काम किया था। इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और उन्होंने कोलैबोरेट किया था ए.ओ. ह्यूम के साथ, गोपाल कृष्ण गोखले जी के साथ और बदरुद्दीन तायब जी के साथ, ताकि वो जो नेशनल मूवमेंट है उनको और ज़्यादा अच्छे से स्ट्रेंथन कर सकें। उनके सोशल रिफॉर्म्स के बारे में बात करते हैं। दादा भाई नारोजी जो है वो विमेन एजुकेशन के बहुत बड़े सपोर्टर थे। जब वो एल्फिंस्टाइन कॉलेज के अंदर थे तब वो विमेन एजुकेशन के लिए काफ़ी एक्टिवली वो सपोर्ट करते थे कि वीमेंस आए, वो पढ़े। हालांकि वो जोरास्ट्रियन थे, फारसी थे, तो वो जोरास्ट्रियन वैल्यूज़ जो हैं उनको प्रमोट करते थे। वो उन्होंने एक बुक लिखी थी कि भाई एक जोरास्ट्रियन की जो है वो ड्यूटीज़ क्या होती हैं, द ड्यूटी ऑफ ए जोरास्ट्रियन। और उन्होंने बात की थी प्योर की एक जो हमारे जो थॉट्स हैं वो प्योर होनी चाहिए और हमारे जो एक्शंस हैं, थॉट्स हैं, स्पीचेस हैं वो प्योर होनी चाहिए। एक जो न्यूज़पेपर लिखे थे उन्होंने, उनके न्यूज़पेपर एक था रस्त गुफ्तार। रस्त गुफ्तार का मतलब होता है द ट्रू टेलर, मतलब सच्चाई बताने वाला। एक उन्होंने ये लिखा था। और एक उनका गुजराती का एक उनका न्यूज़पेपर था जो कि 15 दिन में एक बार आता था। जो न्यूज़पेपर थे ये इनकी खुद की कम्युनिटी के अंदर, जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे उसमें भी ये रिफॉर्म्स लाना चाहते थे और इन न्यूज़पेपर के थ्रू इन्होंने अपनी कम्युनिटी के अंदर भी रिफॉर्म्स लेकर आए थे। इक्वालिटी एंड जस्टिस, ये इक्वालिटी एंड जस्टिस को प्रमोट करते थे। ये कहते थे कि हमारी सारी जो कम्युनिटीज़ हैं उनके अंदर इक्वालिटी होनी चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, सभी को आपस में प्यार से रहना चाहिए और एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। तो ये सब उनकी सोशल वर्क थे, सोशल रिफॉर्म्स थे। आइए अब देखते हैं कि उनकी इम्पोर्टेंट बुक्स जो उन्होंने अथर की थी वो क्या थी, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। उनमें सबसे पहले तो नाम आता है द थ्योरी ऑफ ड्रेन का, ड्रेन ऑफ वेल्थ जो इंडिया की हुई थी। इसके बारे में तो क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है। तो ये जो थ्योरी है ये दादा भाई नारोजी ने दी थी। आइए अब उनकी बुक्स के बारे में देखते हैं। पॉवर्टी ऑफ इंडिया जो उन्होंने 1876 के अंदर लिखी थी, उनकी सेकेंड बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया जो कि 1901 के अंदर लिखी थी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया ये जो बुक लिखी थी, इस बुक के ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन मैच दी फॉलोइंग के अंदर और भी आ चुके हैं। तो ये जो बुक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप इनको याद कीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट जो इनका लिखी थी द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया। फोर्थ इज द यूरोपियन एंड एशियाटिक रेसेस। And fifth is the Farsi religion.
ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, तो प्लीज़ आप इनको ध्यान में रखिएगा। ये था दादा भाई नारोजी के बारे में। ऑल ओवर इंडिया उनकी 200th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है और इसी को लेकर ही हमने आज दादा भाई नारोजी के बारे में कुछ जानकारी हासिल की। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आपकी स्टडी के अंदर ये काम आएगी। नमस्कार, थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।